तो एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस से हमने स्टडी किया कांटेक्ट एंगल को कि अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है यानी कि दूसरा वाला ज्यादा खींच रहा है तो वो वेटेबल होता है, कांटेक्ट एंगल 90 से कम होता है। अगर आपस का फोर्स ज्यादा है तो वो नॉन वेटेबल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी को आगे फर्दर स्टडी करते हुए एक टर्म है, इन चीजों का यूज करेंगे हम कैपिलरी एक्शन में। ठीक है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है? सबसे पहले कैपिलरी का मतलब समझता है। अ ट्यूब विद अ वेरी नैरो बोर इज कॉल्ड कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है? एक ऐसी ट्यूब जिसका रेडियस बहुत छोटा हो। बोर मतलब उसका रेडियस, तो उसका रेडियस बहुत नैरो हो यानी कि बहुत छोटी पाइप को कहा जाता है कैपिलरी। जैसे अपनी रिफिल, पेन की जो रिफिल होती है वो रिफिल अगर आप देखेंगे बहुत पतली रेडियस होता है, बहुत स्मॉल रेडियस होता है, तो उस टाइप की ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक, अब हुआ क्या कि जब किसी कैपिलरी को किसी लिक्विड में आपने डिप किया, मतलब मान लो आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी लिया, अब आपने वो जो रिफिल वाली खाली है ट्यूब, उसको जब हमने पानी में डिप किया तो पानी में डिप करने पर हमें क्या दिखा कि इट इज फाउंड दैट द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, कि जब हम किसी ट्यूब को उसके अंदर इमर्स करेंगे तो हम देखेंगे कि उस ट्यूब के अंदर पानी का लेवल बाहर के लेवल से या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे चला जाता है। कि द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी आइदर राइजेस और डिक्रीजेस, आइदर ऊपर उठ जाता है डिक्रीजेस, किसके रिलेटिव? आउटर लेवल के रिलेटिव। इस फिनोमिना को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। इसका मतलब समझते हैं, जैसे अगर मान लो हमने एक बहुत पतली ट्यूब ली, थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं लेकिन है पतली ट्यूब, और इसको जब हमने पानी में इमर्स किया तो हम क्या देखेंगे कि या तो लिक्विड लेवल, देखो आना तो यहां तक चाहिए था कि लिक्विड यहां तक बढ़ जाए और हॉरिजॉन्टल लेवल मेंटेन कर ले, लेकिन हमें यह देखने को मिला कि लिक्विड लेवल बाहर के लेवल से या तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और जब ऊपर उठता है तो वो ऐसी शेप लेता है हमेशा, कि जब वो ऊपर उठता है तो ऐसी शेप लेगा। ठीक, या फिर लिक्विड अपने आउटर लेवल से डिक्रीज हो जाता है। मतलब इसका मतलब समझते हैं कि मान लो आउटर लेवल यहां तक है, कि बाहर में पानी यहां तक है, तो अपने नॉर्मल लेवल से वो नीचे चला जाता है, यानी कि लिक्विड सिर्फ यहां तक आ पाता है, यानी कि यहां तक वो नहीं भर पाता, यानी नॉर्मल लेवल से फॉल हो जाता है। जब राइज होता है तो ऐसी शेप गेन करता है, जब फॉल होता है तो हमेशा ऐसी शेप गेन करता है। ठीक है, तो इसी एक्शन को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। इस फिनोमिना को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं कि जब कोई ट्यूब को हमने पानी में इमर्स किया तो या तो लेवल ऊपर बढ़ जाता है या लेवल नीचे चला जाता है नॉर्मल लेवल से। ठीक है, या ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। और ये हाइट मान लो कितनी है? h। जो हाइट ऊपर जा रहा है या जो हाइट नीचे जा रहा है उसको मैं h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये ऊपर कब जाता है? ये ऊपर उन केसेस में जाता है जिस केस में लिक्विड इस ट्यूब के लिए वेटेबल होगा। ठीक है, जिस केस में ये लिक्विड इस ट्यूब को वेट कर पाएगा, यानी कि लिक्विड वेटेबल लिक्विड के केस में, वेटेबल लिक्विड के केस में लेवल हमेशा ऊपर जाएगा, यानी उस केस में कांटेक्ट एंगल हमेशा 90 से कम हो। यानी अगर कांटेक्ट एंगल 90 से कम है तो लेवल राइज करेगा और लेवल फॉल करेगा इन केसेस ऑफ नॉन वेटेबल लिक्विड्स। जैसे अगर मरकरी और ग्लास ले लें, एक मरकरी अपन कंटेनर में ले लें और उसमें एक ग्लास की ट्यूब डाल दें, तो उसमें ग्लास में पानी कहां चला जाएगा? सॉरी, मरकरी कहां चला जाएगा? नीचे। और उसी ग्लास में पानी कहां चला जाएगा? ऊपर। पानी ऊपर उठ जाएगा और मरकरी नीचे। नॉन वेटेबल लिक्विड्स यानी ऐसे केसेस जिनमें कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा होता है। ठीक है, कि 90 से कम है तो लेवल ऊपर बढ़ जाएगा, 90 से ज्यादा है तो लेवल कहां चला जाएगा? नीचे। ठीक है, तो इसे आप नोट करें। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो हाइट गेन या हाइट ड्रॉप हुआ, इस हाइट की वैल्यू कितनी होती है। ये तो समझ में आ गया कि अगर वेटेबल लिक्विड है, एंगल 90 से कम है तो राइज आएगा, और अगर 90 से ज्यादा है तो फॉल आएगा। ये हमें याद रखना है। कितना राइज और कितना फॉल होगा इसके बारे में अभी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम वही हाइट का राइज या फॉल देखने जा रहे हैं कि जो हाइट राइज हो रही है या फॉल हो रही है वो कितनी राइज या फॉल हो रही है। ठीक है, तो इसी हाइट की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो मान लेते हैं कि हम अभी वेटेबल के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं, राइज कर देखने जा रहे हैं। फॉल के लिए भी सेम उसी तरीके से आ जाएगा कि मान लो लिक्विड h हाइट पर राइज हो गया, और लिक्विड जब ऊपर जाएगा तो वो इस तरीके की शेप गेन करेगा। और ये मैं समझा चुका हूं इसी तरीके की क्यों करेगा, क्योंकि लिक्विड क्या है? वेटेबल। वेटेबल था इसलिए ऊपर गया इसलिए इसी तरीके की शेप गेन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस रीजन को, जो ट्यूब का ये वाला रीजन है, इस रीजन को हम नाम देते हैं मेनिस्कस। आपने शायद नाम ये सुना भी हो, मेनिस्कस।
आपको जब एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको बोलते हैं कि हमेशा लोअर मिनिस्कस देखा कीजिए। तो ये जो लेवल है इसको हम मिनिस्कस डिफाइन करते हैं। दिस लेवल इज कॉल्ड मिनिस्कस। और इस मिनिस्कस, ये एक एक्चुअली में स्फीयर का पार्ट होगा, इमेजिनरी स्फीयर का। लेट्स से उस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। लेट्स से उस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हम इस हाइट को दो मेथड से डिराइव करेंगे, जिसमें पहला मेथड जो मैं यूज करूंगा दैट विल बी प्रेशर मेथड। हम प्रेशर लिखते हुए इस मेथड को या इस हाइट को डिराइव करेंगे। कैसे? जैसे ये जो मिनिस्कस है, इस मिनिस्कस के बाहर क्या है, एयर। अगर एयर है तो यहां का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट। यहां पर है एयर तो यहां का प्रेशर भी पी नॉट, और अगर यहां का प्रेशर पी नॉट है तो यहां का प्रेशर भी पी नॉट। तो एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं पी नॉट से, और फिर नीचे के डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे हम चलना सीखते थे तो वैसे ही हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलेंगे। जैसे मैंने इस पी नॉट से स्टार्ट किया तो पी नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इमेजिनरी कर्व्ड सरफेस के बाहर जा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि किसी सरफेस के अगर आप अंदर जाते हैं तो आपका प्रेशर ऐड होता है 2s/r से, और अगर बाहर आते हैं तो प्रेशर घटता है 2s/r से, है ना। एक सरफेस होती है तो 2s/r, दो सरफेस होती है तो 4s/r। तो यहां पर हम इस सरफेस के बाहर आ रहे हैं। देखो चेक करो, अगर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाए तो हम उसके बाहर आ रहे हैं, और अगर बाहर आएंगे तो प्रेशर घटेगा, दैट इज -2s/r, वेयर s इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, है ना, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। फिर जब हम यहां से नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे यानी जी की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, यहां पहुंच चुके हैं और यहां का प्रेशर है कितना, पी नॉट, तो प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि 2s/r के कारण जितना कम हुआ, रो जी एच के कारण प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। तो 2s/r उस साइड ले जाइए, तो रो जी एच इज इक्वल टू 2s/r। तो यहां से हमारे पास हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2s/ρgr। यहां पर ध्यान रखना, जो r है वो रेडियस ऑफ मिनिस्कस है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस, यानी कि जो टॉप सरफेस उसका बनेगा, जो पानी का टॉप सरफेस बनेगा, उस टॉप सरफेस का इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस, उस टॉप सरफेस के इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस कहलाता है रेडियस ऑफ मिनिस्कस। तो 2s/ρgr ये हाइट की वैल्यू है यूजिंग प्रेशर। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि मान लो ये लेवल है पी नॉट प्रेशर पर, ये लेवल है पी नॉट प्रेशर पर। यहां पर हमने चेक किया कि यहां का प्रेशर कितना है, पी नॉट, लेकिन जैसे ही अंदर आए प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट -2s/r, और यहां का प्रेशर पी नॉट, यानी मैं बोल सकता हूं नीचे जाने पर प्रेशर अब बढ़ेगा। तो मैंने आपसे पूछा इस पॉइंट का प्रेशर बताओ, तो इस पॉइंट का प्रेशर ऑफकोर्स पी नॉट से कम ही होगा। इस पूरे रीजन का प्रेशर पी नॉट से कम ही रहेगा, इस पूरे रीजन का प्रेशर पी नॉट से कम ही रहेगा इस पॉइंट के ऊपर तक। और जैसे इस पॉइंट पे पहुंचोगे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर हमेशा पी नॉट से कम ही रहेगा। जैसे ही यहां से यहां आएंगे प्रेशर एकदम से फिर कितना हो जाएगा, पी नॉट। ठीक है, तो अगर मुझे इसके प्रेशर का ग्राफ बनाना हो हाइट के साथ, तो यहां का प्रेशर पी नॉट, ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और बाहर जाने पर एकदम से बढ़ के वापस कितना हो जाएगा, पी नॉट। तो प्रेशर का थोड़ा एनालिसिस रखिएगा कि इसके हर पॉइंट पर, अंदर हर पॉइंट का प्रेशर पी नॉट से क्या होगा, कम, और नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, और यहां पर पहुंचने पर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट। ठीक है, तो मेजरली हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2s/ρgr। इसे नोट करें, फिर मैं आपको इसका सेकेंड मेथड बताऊंगा। तो अब हम इसकी हाइट डिराइव करने जा रहे हैं कि ये हाइट h कितना होगा यूजिंग अनदर मेथड, दैट सेकेंड मेथड इज फोर्स मेथड। सेकेंड मेथड जो मैं यूज करने जा रहा हूं दैट इज फोर्स मेथड। फोर्स मेथड में अपन फोर्स बैलेंसेस करेंगे। जैसे हमने ये बात की थी कि अगर लिक्विड है तो लिक्विड में एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, और हमने ये भी किया था कि सरफेस टेंशन इसके एंड्स पर लगेगा और वो लिक्विड सरफेस के टेंजेंट, यानी कि जो लिक्विड सरफेस होगी उसके टेंजेंट अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि इस पे सरफेस टेंशन इस तरीके से लग रहा होगा। अगर मैं इसके टॉप सरफेस की बात करूं तो उस पर सरफेस टेंशन इस तरीके से अपवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, और वो चारों तरफ से लग रहा होगा।
एक्चुअली में लिक्विड सरफेस कर्व्ड है तो चारों तरफ से सरफेस टेंशन ऐसे टेंजेंट लग रही होगी, और ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन स्फेरिकल ड्रॉप। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल ड्रॉप है और उस स्फेरिकल ड्रॉप का अगर मैं इतना हिस्सा लूं, नीचे वाला हिस्सा, याद कीजिए मैंने इसको बीच में से काटा था, मैंने ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से को 1, ऊपर वाले हिस्से को 2 नाम दिया था, फिर मैंने ये 1 वाले हिस्से पर लगने वाला सरफेस टेंशन का फोर्स निकाला था, वो इस तरीके से टेंजेंट लिया था अपन ने, और उसके फिर कंपोनेंट्स लिए थे वर्टिकल। तो वही बात यहां पर है, वो सरफेस भी ऐसी ही है जैसी ये सरफेस है, ये सरफेस भी ऐसी ही है, टॉप सरफेस। तो इस पर भी सरफेस टेंशन, मैंने बताया था सरफेस टेंशन क्या होता था कि किसी सरफेस को लगता था कि उसको चारों तरफ से कोई खींच रहा है, टेंजेंट। तो वैसे ही इस सरफेस को भी ऐसा लग रहा है कि इसको चारों तरफ से कोई सरफेस टेंशन खींच रहा है, कोई फोर्स खींच रहा है। तो इस पर सरफेस टेंशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, और ये एंगल हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, थीटा सी, ये हमें पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये अगर थीटा सी है तो ये एंगल भी थीटा सी होगा। तो टी का ऊपर की तरफ कंपोनेंट टी कॉस थीटा सी, और इधर से भी टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा सी, और ये टी कॉस थीटा सी पूरे 2 पाई आर रेडियस पर लगेगा। यहां पर आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी, रेडियस ऑफ द कैपिलरी जो सर्कुलर ट्यूब है उसकी रेडियस में स्मॉल आर एज्यूम कर रहा हूं, तो इसका रेडियस है स्मॉल आर। तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, यहां पे भी हमने यही किया था, टी का वर्टिकल कंपोनेंट इंटू 2 पाई इसकी लेंथ, फोर्स सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो फोर्स जो लग रहा है दैट इज टी कॉस थीटा सी इंटू लेंथ इज 2 पाई आर, इसकी टोटल लेंथ इज 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ ट्यूब। ठीक है, मिनिस्कस नहीं, मिनिस्कस का रेडियस अभी भी कैपिटल आर है, स्मॉल आर इसकी रेडियस, ट्यूब की रेडियस। ठीक है, ये तो आ गया फोर्स, ये ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगा, एक्चुअली में इसी फोर्स के कारण ही इतना लिक्विड ऊपर उठा। एक्चुअली में ये फोर्स ऊपर लगा था, इसी कारण से लिक्विड कहां उठ रहा था, ऊपर, क्योंकि सरफेस टेंशन इसे कहां खींच रही थी, ऊपर। तो ये लिक्विड ऊपर उठ पाया, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं जितना लिक्विड ऊपर उठा है, ये जो लिक्विड है, ये जो टी कॉस थीटा है, एक्चुअली में इतने लिक्विड के mg को ही बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि इस लिक्विड का mg कहां लग रहा है, नीचे, इस कारण से नीचे गिरना चाहिए, लेकिन इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। तो सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स इस लिक्विड के mg के बराबर होगा, यानी सरफेस टेंशन का फोर्स इज इक्वल टू लिक्विड का mg, और लिक्विड का mg कैसे लिखे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये m इंटू जी। तो इक्वेशन बन रही है टी कॉस थीटा सी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे लिखे, हाइट h है, रेडियस r है, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। पाई और एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी 2t cos थीटा सी इज इक्वल टू रो आर जी इंटू एच। तो यहां से हाइट की वैल्यू आ जाएगी 2t cos थीटा सी अपॉन रो जी आर। अरे सर ये तो दूसरा फॉर्म आ गया, आपने जो पीछे डिराइव किया था वो तो कुछ ऐसा था, 2t बाय रो जी कैपिटल आर। एक्चुअली में ये दोनों वैल्यू सेम है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक जगह कैपिटल आर है और एक जगह स्मॉल आर है। सबसे पहले तो इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ मिनिस्कस, जो एक इमेजिनरी सरफेस मैंने ड्रॉ की है, उस सरफेस का, इस सरफेस को मानते हुए जो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ की है, जो इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है, उसका रेडियस है कैपिटल आर, 2t बाय रो जी कैपिटल आर। और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, कई बार हमें रेडियस ऑफ कैपिलरी दे दिया जाएगा, कई बार हमें रेडियस ऑफ मिनिस्कस। तो अगर आपको इस मिनिस्कस का रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपको स्मॉल आर दिया हुआ है यानी रेडियस ऑफ द ट्यूब, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअली में सेम है। कैसे, अभी डिराइव कर लेते हैं। देखो ये जो था टेंजेंट, जो हमने इस सरफेस के टेंजेंट खींचा था, और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, थीटा सी। ठीक है, ये लाइन वर्टिकल है, मैंने यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो टोटल एंगल 90 होगा, तो ये थीटा सी है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा सी। ये टेंजेंट है, टेंजेंट और ये रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये 90 माइनस थीटा सी है, तो ये एंगल भी थीटा सी। ये डिस्टेंस कितना है, आर।
डिस्टेंस इज आर, रेडियस। ये रेडियस ऑफ द ट्यूब है और ये रेडियस ऑफ द कैपिलरी या मिनिस्कस, सॉरी, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी एंड दिस इज रेडियस ऑफ मिनिस्कस। तो इनमें रिलेशन क्या आ रहा है, चेक करिए कि आर cos थीटा सी इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो मैं बोल सकता हूं आर cos थीटा सी इज इक्वल टू स्मॉल आर, या मैं कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर बाय cos थीटा सी भी रख सकता हूं, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय cos थीटा सी। तो मैं पिछले वाले फॉर्मूले में जो मैंने पीछे डिराइव किया था, यहां कैपिटल आर की जगह मैं स्मॉल आर बाय cos थीटा सी रखूं, तो यहां स्मॉल आर बाय cos थीटा सी कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 2t cos थीटा सी बाय रो जी आर। इन दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम। ठीक है, चाहे आप रेडियस ऑफ द कैपिलरी के फॉर्म में लिखो, चाहे रेडियस ऑफ द मिनिस्कस के फॉर्म में लिखो। ठीक है, लेकिन एक में ध्यान रखना कॉन्टैक्ट एंगल नहीं आएगा और एक में कॉन्टैक्ट एंगल आएगा, तो इनमें फॉर्मूले में डिफरेंशिएट रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रेडियस ऑफ द ट्यूब दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है 2t cos थीटा सी अपॉन रो जी आर। लेकिन कई बार हमें रेडियस ऑफ द मिनिस्कस भी दे दिया जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 2t cos थीटा सी अपॉन रो जी आर ही हमारा फॉर्मूला रहेगा। t सरफेस टेंशन है, सॉरी मैंने पिछली बार सरफेस टेंशन s से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको s ही ले लेते हैं। ठीक है, t की जगह आप s ले सकते हैं, सरफेस टेंशन हमने s से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो हर जगह आप चाहे तो s से रिप्लेस कर लीजिए, दिस इज s, दिस इज ऑल्सो s। तो सरफेस टेंशन s से है और cos थीटा सी यानी कॉन्टैक्ट एंगल रो जी आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये दोनों फॉर्मूले इक्विवेलेंट है, चाहे फोर्स मेथड से डिराइव करें चाहे हम प्रेशर मेथड से डिराइव करें। नोट कर लीजिए। तो हमने ये देखा कि अगर किसी कैपिलरी को किसी वेटेबल लिक्विड में हम इमर्स करते हैं, तो हम ये चेक कर चुके हैं कि इस कैपिलरी में सराउंडिंग लेवल से लेवल बढ़ जाता है और जो हाइट रेज होती है, दैट हाइट फॉर्मूला इज कम आउट टू बी 2s बाय रो जी आर या फिर 2s cos थीटा सी बाय रो जी आर। यहां पर कैपिटल आर क्या था, कैपिटल आर था इस मिनिस्कस का रेडियस, इस ड्रॉप का रेडियस इमेजिनरी, और स्मॉल आर था इस ट्यूब का रेडियस। ठीक है, अगर ट्यूब का रेडियस दिया होगा तो आपको कॉन्टैक्ट एंगल दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको इस मिनिस्कस का रेडियस दे दिया जाएगा तो कॉन्टैक्ट एंगल की जरूरत नहीं है। और इनमें एक रिलेशन था कि R इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा सी। ये हमने एक वेटेबल लिक्विड के लिए डिराइव किया था। नॉन वेटेबल में भी यही होगा। ध्यान रखना, अगर लिक्विड नॉन वेटेबल है, बस उसमें एक क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, वो ये आएगा कि उस केस में लेवल सराउंडिंग लेवल से, लेवल मान लो ये सराउंडिंग लेवल आउटर लेवल है, तो आउटर लेवल से ये लेवल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिक्रीज, जितनी हाइट ये डिक्रीज करेगा उस हाइट का फॉर्मूला सेम आएगा 2s बाय रो जी कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस, इस स्फीयर का इमेजिनरी रेडियस, इस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस। ठीक है, थोड़ा स्फीयर बना लेना, तो इस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस इस कैपिटल आर। ठीक, यहां पर जो एक इमेजिनरी स्फीयर बनेगा उस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस, या फिर आप इसको 2s अपॉन रो जी आर यानी कि ट्यूब के रेडियस के फॉर्म में भी, ट्यूब का रेडियस के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उस केस में बस मॉड cos थीटा सी ले लेना। क्यों? क्योंकि थीटा सी 90 से बड़ा होगा और थीटा सी 90 से बड़ा होगा तो cos की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए मॉड cos थीटा सी। ठीक है, तो अगर रेडियस ऑफ द मिनिस्कस दिया हो तो कैपिटल आर और रेडियस ऑफ द ट्यूब दिया हो तो स्मॉल आर। इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। इसमें क्या है, इसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक लिक्विड कंटेनर है और उस लिक्विड कंटेनर में मैंने क्या किया, कैपिलरी को डिप किया और कैपिलरी की जो हाइट बाहर है वो इतनी सफिशिएंट है कि पानी इस हाइट तक राइज कर पाया, और लेट्स से इस हाइट तक राइज करने के बाद ये वैल्यू आई, पता नहीं कितनी आई, कितनी आती है 2s बाय रो जी आर। ये हाइट आई 2s बाय रो जी कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ मिनिस्कस। इस हाइट को मैं h नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यानी कि लिक्विड h नॉट हाइट तक राइज हो गया। ठीक है, लिक्विड h नॉट हाइट तक राइज हो चुका है। इस h नॉट की वैल्यू ले लो कुछ 10 मीटर तक, यानी पानी 10 मीटर की हाइट तक राइज हो चुका। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने सेकेंड सिचुएशन में
पानी के ऊपर जो कैपिलरी की हाइट थी वो मैंने 5 मीटर ली, यानी कि ये जो हाइट है ये हमने H0 से कम ली। यानी पानी अगर H0 हाइट तक राइज करता है तो अब हमने कैपिलरी की जो हाइट है वो H0 से कम ले ली। यानी कि अगर मान लो पहले हाइट 10 मीटर थी, ये देखना एक मैथमेटिकल एग्जांपल है, हर बार 10 मीटर जरूरी नहीं है। तो मान लो पहले ये 10 मीटर की हाइट तक राइज कर रहा था, तो अब मैंने क्या किया कि ये जो हाइट है H को 8 मीटर लिया, इस H को मैंने 8 मीटर लिया, 5 मीटर लिया, यानी कि मैंने कैपिलरी को सिर्फ 5 मीटर ही ऊपर निकाला। अब देखो पानी अपनी प्रॉपर्टी तो चेंज करेगा नहीं, पानी इसमें अपने लेवल को राइज करेगा, और अपने लेवल को अगर राइज करेगा तो वो कहां तक जाना चाहेगा, 10 मीटर की हाइट तक राइज होना चाहेगा, क्योंकि हाइट उसे H की वैल्यू 10 आ रही है यहां से। तो इसका मतलब कि वो सिर्फ 5 मीटर की हाइट तक राइज करेगा, 10 मीटर तक राइज करना चाहेगा तो ये क्या बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, फाउंटेन। इसका मतलब फ्री फोकट में फाउंटेन मिलेगा। आप क्या करो, कंटेनर लो, उसमें कैपिलरी को डिप करो, पानी अपना बाहर आता जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, कि अगर आपने कम लेंथ की कैपिलरी को बाहर रखा, यानी कि आपने उतनी लेंथ रखी ही नहीं जितना पानी राइज होना चाहता है, तब क्या होगा, तब उस केस में ध्यान रखना लिक्विड टॉपमोस्ट सरफेस तक पहुंच जाएगा लेकिन अपने रेडियस को चेंज कर लेगा, यानी कॉन्टैक्ट एंगल को चेंज कर लेगा। यानी कि पहले जो रेडियस बना रहा था, पहले जो सरफेस का या इस सरफेस का जो रेडियस था कैपिटल R, तो अब क्या करेगा, टॉपमोस्ट हाइट पर जाने के बाद वो अपने रेडियस को पहले से चेंज कर लेगा। चेक कर लो, दोनों के रेडियस में चेंज है। पहले रेडियस अलग था, बाद में वो थोड़ा फ्लैट हो चुका है, यानी रेडियस बढ़ चुका है। ठीक है, अच्छा, इसका रेडियस और इसका रेडियस, आपको पता है ना किसका रेडियस ज्यादा है। ऑफ कोर्स जो कर्व्ड पार्ट होता है उसका रेडियस कम होता है, और जो जितना ज्यादा फ्लैट होता जाएगा रेडियस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आप कैपिलरी की हाइट कम करोगे तो वो अपने रेडियस को बढ़ाता जाएगा। कैसे, इसके लिए एक लॉ होता है विच इज कॉल्ड जूरिन्स लॉ। जूरिन्स लॉ क्या होता है, दैट हाइट इनटू रेडियस का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है फॉर हाइट लेस देन H0। कि अगर आप इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी लोगे तो उसके लिए हाइट इनटू रेडियस का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। हाइट ऑफ द ट्यूब एंड R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। सर कैसे, यहां से आप चेक कर ले सकते हो, R को इधर ले जाओ, तो H0 इंटू R इज इक्वल टू 2S बाय रो जी, तो H इंटू R इज इक्वल टू 2S बाय रो जी। S कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो H इंटू R का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब समझते हैं कि अब इसमें होता क्या है। इसमें होता ही है कि मान लो अगर हाइट ज्यादा है, इफ हाइट इज ग्रेटर देन H0, तो यहां समझा देता हूं कि अगर मान लो आपने हाइट H0 से ज्यादा ले रखी है, कि आपने कैपिलरी की जो हाइट है पानी के बाहर वो H0 से ज्यादा है, तो अब क्या होगा, अब इस केस में यह रहेगा कि लिक्विड H0 हाइट तक ही राइज करेगा। चाहे आप ये हाइट कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी कम कर दो, ये लिक्विड की हाइट हमेशा H0 ही रहेगी। और कब तक H0 रहेगी, जब तक ये H0 के बराबर ना हो जाए। कि आप अगर H0 या H0 से बढ़ाओगे तो ये लिक्विड इसी लेवल तक मेंटेन रहेगा। मतलब मैंने क्या किया, एक ट्यूब ली, उसकी हाइट को H0 पे लेकर गया तो लिक्विड वहां तक राइज हो गया। अब मैं अगर कैपिलरी को ऊपर भी शिफ्ट करूंगा तो भी लिक्विड H0 हाइट तक ही मेंटेन रहेगा, वो ऊपर शिफ्ट नहीं होगा। अब मैं इसको कम करने जा रहा हूं, तो अगर अब आप लेवल को कम करते जाओगे तो अब क्या होगा कि लिक्विड ऊपर जाएगा और उसका रेडियस पहले से बढ़ जाएगा, और रेडियस ऐसा बढ़ेगा कि रेडियस इंटू हाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट आए। दिस हाइट इज लेस देन H0। तो उस केस में रेडियस ऐसा एडजस्ट होगा कि H इंटू R का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। ये तब जब H इज लेस देन H0। ठीक है, H0 से ज्यादा रखोगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स रहेगा, कैपिटल R0, कैपिटल R0। तो हम ये बोल सकते हैं कि H इंटू R इज इक्वल टू H0 इंटू R0। यानी कि हाइट कम करने पर रेडियस बढ़ेगा, हाइट कम होती जाएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा। इसका एक ग्राफ भी बनता है हाइट वर्सेस रेडियस का। ये इस तरफ आएगा हाइट और इस तरफ रेडियस, या इस तरफ हम रेडियस बना लेते हैं और इस तरफ हाइट। कि जब हाइट H0 से ज्यादा है, जब हाइट H0 से ज्यादा है तब तो इसका रेडियस R0 कांस्टेंट रहेगा। रेडियस R0 इज कांस्टेंट
एच नॉट से ज्यादा होने पर रेडियस आर नॉट कांस्टेंट रहेगा, और जब आप हाइट कम करोगे, एच नॉट से कम करते जाओगे, तो इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, और इसका रेडियस बढ़ता जाएगा और ये फ्लैट होता जाएगा। और जब हाइट जीरो कर दोगे, जब आप बिल्कुल ही जीरो हाइट पर ले जाओगे, तो ये फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट होते ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इंफिनिटी। फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब हाइट ज्यादा है तो रेडियस कांस्टेंट है, फिर आप जब हाइट को कम करते जाओगे तो ये अपने सरफेस को फ्लैट करता जाएगा, रेडियस बढ़ाता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, और जब ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर आ जाएगा, यहां रेडियस जितना था, अब रेडियस उससे बढ़ चुका है, जब ये नीचे जाता जाएगा तो उसका रेडियस फ्लैट हो जाएगा। अब चेक कर लो, उसका रेडियस पहले कम है, स्फीयर कम रेडियस का बनेगा, उसमें जब आप फ्लैट कर दोगे तो रेडियस बड़ा बनेगा, आप और फ्लैट कर दोगे तो रेडियस और बड़ा बनेगा, और बिल्कुल फ्लैट का रेडियस इंफिनिटी। तो हाइट कम करने पर रेडियस फ्लैट होते जाएंगे, यानी कि सरफेसेस फ्लैट होती जाएंगी, यानी रेडियस बढ़ता जाएगा। तो हाइट कम करने पर रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइट रेज्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग कैपिलरी। जैसे हमारे पास क्या है, कंटेनर है, उसके अंदर एक कैपिलरी डिप की हुई है, तो हमें पता है कि हाइट रेज होती है 2s बाय रो जी कैपिटल आर, है ना, एच नॉट। अब हमने क्या किया कि इस कंटेनर और इस कैपिलरी को ड्रॉप कर दिया, फ्रीली फॉल। फ्रीली फॉल का मतलब इसकी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ कितनी है? g। तो याद करो, जब भी हमें इसमें हाइट वगैरह बताना हो तो हम पहले कंटेनर को रेस्ट पर लाएंगे। तो कंटेनर को अगर आपको रेस्ट पर लाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहां लगता है? एक्सेलेरेशन के ऑपोजिट। तो ma ऊपर लगाना पड़ेगा, दैट इज mg। एक्सेलेरेशन नीचे तो सूडो फोर्स ऊपर, नीचे एक और फोर्स लगेगा mg, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। याद करो तो हमने फ्लूइड स्टैटिक्स में ही किया था, यानी इस केस में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 0, और जी इफेक्टिव 0। तो अगर हम हाइट का फॉर्मूला देखें 2s बाय रो जी इफेक्टिव इंटू आर, तो इससे अगर सोचें तो हाइट क्या होनी चाहिए? इंफिनिटी। लेकिन हाइट इक्वल टू इंफिनिटी नॉट पॉसिबल। जी 0 तो 1/0 इंफिनिटी, यानी हाइट इंफिनिटी तक राइज करना चाहिए, जब हाइट इंफिनिटी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें गलती क्या है? एक्चुअली में h इंटू आर का प्रोडक्ट होता है 2s बाय रो जी इफेक्टिव, जो भी पढ़ाया मैंने जोरिन्स लॉ, और h इंटू आर का प्रोडक्ट इंफिनिटी हो सकता है। तो h इंफिनिटी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस केस में r इंफिनिटी हो जाता है। तो इस केस में आपको याद रखना है कि एक्चुअली में इस केस में लिक्विड ऊपर पूरी हाइट तक राइज कर जाता है, चाहे ये हाइट कितनी भी हो, चाहे ये हाइट कम हो, चाहे ये हाइट ज्यादा हो, और इसका टॉप सरफेस पर जाकर रेडियस इंफिनिटी हो जाता है। यानी इस केस में लिक्विड राइजेस टू द टॉप हाइट एंड रेडियस becomes infinity at that point। यानी कि हम ये बोल सकते हैं सरफेस becomes flat at topmost point। यानी उस केस में उसकी हाइट इंफिनिटी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो टॉप हाइट तक रेंज राइज हो जाएगा, चाहे ये हाइट कितनी भी हो, चाहे 100 मीटर हो तो भी पानी 100 मीटर तक राइज हो जाएगा, और टॉप पर जाकर उसका रेडियस क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो लिक्विड राइजेस टू द टॉप हाइट एंड द रेडियस बिकम्स इंफिनिटी एट दैट पॉइंट, अगर आपने किसी कैपिलरी को फ्रीली फॉल करवाया तो। इसे आप नोट कर लीजिए।